हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टानीट। तो आज चलिए हम लेक्चर 2 में शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। इसमें हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर एंड में और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। इसमें से पिछले 4-5 साल में बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है टॉपिक, इसमें पहले हम एक डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज एन कंडक्टर व्हिच आई हैव टेकन एंड इन दिस कंडक्टर आई हैव कनेक्टेड ए बैटरी ओवर हियर। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट किया गया है। तो बैटरी की वजह से क्या होगा, सपोज ये कंडक्टर है, इसके दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से क्या होगा कि वन साइड विल बिकम हायर पोटेंशियल, अदर साइड विल बिकम ए लोअर पोटेंशियल। फिर इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने से क्या होगा ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल स्टार्ट टू ड्रिफ्ट। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इलेक्ट्रॉन्स they are starting to drift in the opposite direction of the electric field. These electrons, they are drifting in the opposite direction of electric field. You can see in the diagram, the electric field is placed along right side and the electrons, they are now drifting along left side. ये left side में drift हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा हुआ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, the electrons begin to drift in the opposite direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अभी इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं डी के वेलोसिटी में। नाउ यू सी वी आर गोइंग टू डिराइव ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी देखिए, सपोज हम इस कंडक्टर का एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। उस यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, लेट कंसिडर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट यूनिट वॉल्यूम इज एन, स्मॉल एन अमाउंट का इसमें यूनिट वॉल्यूम के स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, छोटा सा पार्ट लिया हुआ है तो वो यूनिट वॉल्यूम का है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन इलेक्ट्रॉन है। वेरी सिंपल। तो इसमें देखिए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा अभी, we all know that charge of electron is given by E, which is 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, so charge of electron is E and the total volume I have taken is area into length, where area is the cross sectional area of the diagram. You can see in the diagram, I have considered this as the cross sectional area. You can see this is my cross sectional area. ठीक है, तो अभी देखिए टोटल वॉल्यूम मेरा कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ हो गया। ठीक है, अभी आप खुद ही बताइए, एक वॉल्यूम में इस कंडक्टर का एक यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल में कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स, टोटल में एन इंटू टोटल वॉल्यूम हम कर देंगे, दैट इज एन ए एल। तो दिस इज ओनली रिटन हियर, यू कैन सी द टोटल इलेक्ट्रॉन आई हैव इज एन ए एल। एन ए एल इज माई टोटल इलेक्ट्रॉन। Now we all know that Q is equal to N into E, that is charge equal to number of electrons into charge of one electron. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे टोटल चार्ज क्या हो गया, टोटल चार्ज इक्वल टू N into ALE, that is NaLe. This is my total charge. Now I have a total charge of NaLe. ठीक है, तो टोटल चार्ज हमने फाइंड आउट कर दिया। यहाँ पर हमारा Q का वैल्यू आ गया, टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज इज NaLe. Now you see how much time will be taken by the electron. So you can see again, let us see the diagram. You can see the length is given, the length of the conductor is given L and the electrons are drifting with a speed of Vd. So how much time is each electron going to take? Simply distance by time, that is L by Vd हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल टाइम टेकन will be here, total time taken is the length by Vd, where Vd is our
ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। नाउ यू सी व्हाई आई हैव कैलकुलेटेड द टाइम, व्हाई आई हैव कैलकुलेटेड द चार्ज, बिकॉज माय एम, मेरा क्या एम है, एम इज टू फाइंड करंट फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तभी देखिए मेरा चार्ज का वैल्यू आ गया, फिर मेरा आ गया कि टाइम का वैल्यू भी आ गया, तो मुझे पता है करंट का जो फॉर्मूला है, करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, करंट आई इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। तो आई हैव द टोटल चार्ज वैल्यू, आई हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड द टाइम वैल्यू। नाउ लेट अस पुट एंड कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन current and drift velocity. So here the current I is going to be, in place of Q I am going to put N A L into E by the time is Vd upon, sorry, L upon Vd. Here the time is L by Vd. Now you can see that this L and L will get cancelled, and I am going to get the relation of current as current I is equal to N E A into Vd. So this is the relation between electric current and drift velocity. ये आ गया current और drift velocity के बीच का relation. Now the value of current I is equal to कितना आया, N E A V D आ गया, ठीक है। N जो है, N को हम क्या कहेंगे, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसको नंबर डेंसिटी भी कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल के देगा, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नंबर डेंसिटी इज सिंपली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फिर आ गया E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एरिया इनटू Vd, वेयर Vd इज आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आ गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तभी देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर करंट डेंसिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे तो इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके आई अपॉन एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी एन ई इंटू वी डी, ठीक है। आई अपॉन एरिया इज सिंपली आवर करंट डेंसिटी जे, तो जे इज इक्वल टू नाउ एन ई इंटू वी डी, ठीक है। ये आ गया हमारा करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप। You can see that the current density J is directly proportional to drift velocity, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट किया। दो रिलेशन, दो फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला है करंट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये याद रखना है आपको, और करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू एन ई ए वी टी। ये दोनों फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये दोनों फॉर्मूलाज अच्छे से डिराइव भी करना है, डिराइवेशन भी इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया था, बोर्ड का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर वायर whose cross sectional area is given this much. So I am writing the data that the area is given 2.5 into 10 to the power minus 7 meter square. This is the area carrying a current, that is current I is equal to 1.8 ampere, and assuming the density of electron to be, यहाँ पर देखिए डेंसिटी, नंबर डेंसिटी दैट इज n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 28 मीटर क्यूब, ठीक है। तो सभी डाटा दे दिया गया है, हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डायरेक्टली हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। वी डी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला हमारा, वी डी इज इक्वल टू, ठीक है, वी डी इज इक्वल टू करंट बाई एन ए, या फिर हमारा जो फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू एन ए वी डी को सब्जेक्ट बनाइए, आई बाई एन ए आ गया। तो करंट का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए करंट का वैल्यू दिया गया है 1.8 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10 टू द पावर 28 into 1.6 to 10 to the power minus 19. This is the charge of electron.
and area you can see it is given 2.5 into 10 to the power minus 7. So on solving this, you're going to get this value as I think around 5 into 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू. ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. तो देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहता है उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, वेलोसिटी का ऑर्डर कितना है 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर ये भी देखिए आंसर जो है इसमें भी कितना आया 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके. तो अभी देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ. तो यहाँ पर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज करके ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across a conductor of length L, then the drift velocity is Vd is equal to, देखिए ये तो हो गया, ये जो हमने लिखा हुआ है ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल. Vd is equal to हमारा हो गया E स्मॉल ई इंटू ई इंटू टाउ बाई एम हो गया. फिर यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके जगह हम V बाई एल पोटेंशियल बाई लेंथ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वो रिप्लेस कर लेंगे. in place of E here I have substituted V by L. तो यहाँ पर देखिए क्या होगा हमारा नया चेंज. एंड देखिए हमें पता है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी पता है, करंट I का वैल्यू कितना है एन ई ए वी डी. ठीक है, तो अभी वी डी का यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें जो वी डी लिखा हुआ है इसमें हम वी डी का वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन मॉडिफाई हो गया. अभी I इज इक्वल टू आ गया एन ई ए इंटू E into V into tau by ml आ गया. ठीक है, okay. Now you see what we will do is we will take voltage and current to one side. यहाँ पर voltage and current को मैंने LHS पार्ट में ले लिया है. ठीक है, LHS पार्ट में ले लिया voltage and current को. तो देखिए क्या हमारा RHS में रह रहा है ml by n स्क्वायर टाउ ए. ठीक है, ये जो टर्म है ये RHS में रह गया ml by एन स्क्वायर टाउ है. ये एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ है. देखिए क्या क्या है इसमें, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, l लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, फिर n हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर हो गया रिलैक्सेशन टाइम एरिया. ये सभी वैल्यू कांस्टेंट्स है. ठीक है, फॉर ए गिवन कंडक्टर फॉर ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस ऑल वैल्यूज आर कांस्टेंट. तो v बाई आई जो LHS में है, नाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट. So that means V is directly proportional to I. This is only Ohm's law. Ohm's law में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, वो करंट उससे क्या होता है इंक्रीज होता है. एज यू इंक्रीज द वोल्टेज करंट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, तो बहुत ही आसान है. तो यह हो गया हमारा V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव हो गया. तो V बाई आई इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस. नाउ हमने यहाँ पर देखिए क्या पुट कर दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू V बाई आई इन प्लेस ऑफ V बाई आई हमने रेजिस्टेंस पुट कर लिया. तो रेजिस्टेंस का यहाँ पर और एक नया फॉर्मूला आ गया. देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू ए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, रेजिस्टेंस का याद रखना है. रेजिस्टेंस आर इक्वल टू कितना आ गया एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ इंटू ए. क्लियर ऑल ऑफ यू. तो ये हो गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. रेजिस्टेंस का और एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर देख लिया. तो अभी इससे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट फॉर्मूला था दैट इज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए, उसके साथ कंपेयर करेंगे. उसके साथ कंपेयर करके दोनों इक्वेशन आएगा और रेजिस्टिविटी का और एक नया फॉर्मूला आएगा. ठीक है, रेजिस्टिविटी का हमने फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है. तो रेजिस्टिविटी का हमने पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी जो है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि हाउ इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल या फिर टेम्परेचर, वो उसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिखा हुआ है. पहला इक्वेशन तो फर्स्ट लेक्चर में पढ़े हुए थे, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए. और ये दूसरा वाला इक्वेशन जो है इसमें रेजिस्टेंस आर इक्वल टू एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है. तो दोनों को कंपेयर कीजिए आप.
तो रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, क्या आ गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टाउ। Here m is the mass of electron, n is the number density या number of free electrons कितना अवेलेबल है पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, और E is the our charge of electron and tau is the relaxation time। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द n एंड बेसिकली डिपेंड्स ऑन द टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये दोनों के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, और m तो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कांस्टेंट, और फिर हो गया ई भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, दोनों कांस्टेंट्स को रिमूव कीजिए तो रेजिस्टिविटी बेसिकली ये दोनों के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप खुद ही सोचिए, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, इट विल हैव ए बेटर कंडक्टिविटी। ठीक है, ज्यादा कंडक्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होने से if the free electron decreases then what will happen to resistivity, it will increase, the conduction of current will become slower or difficult। ठीक है, इसी तरह जो रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करता है हमारे दो फैक्टर के ऊपर, एक है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर पर यूनिट इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन, ये एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर रह गया हमारा रिलैक्सेशन टाइम। दोनों के ऊपर रिलैक्सेशन टाइम का भी हमने डेफिनेशन डिस्कस किया हुआ था। रिलैक्सेशन टाइम, दो जो सक्सेसिव कोलिजन्स होता है, इस सभी कोलिजन्स का अगर आप एवरेज टाइम निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका रिलैक्सेशन टाइम एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो इस तरह रेजिस्टिविटी जो है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से देखिए आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए ये टॉपिक को, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब है कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा इसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा अभी। क्या है कि सभी जो मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स है या फिर सेमीकंडक्टर्स है, दे ऑल डिफरेंट बिहेवली, वो एक ही तरह बिहेव नहीं करते हैं। तो इसीलिए पहले हम मेटल्स के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, रेज करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि रेजिस्टिविटी जो है उसका इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है इसका अभी हमने फॉर्मूला देखा कि इट इज एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मूला of resistivity। ठीक है, now suppose I'm going to increase my temperature, I'm going to increase my temperature, then as a result what will happen to this, just imagine, खुद सोचिए, अगर मैंने टेम्परेचर को, ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है इसको इंक्रीज कर दिया, तो ये जो कंडक्टर है इसके बीच, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, इसका थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होगा, व्हाट विल हैपन, नाउ दे विल कोलाइड मोर विगरसली, कोलिजन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम, जो पहले थोड़ा थोड़ा कोलिजन होता था तो ज्यादा रिलैक्स्ड स्टेट में रहते थे तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा था, अभी क्या होगा ना, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी कोलिजन इंक्रीज हो गया, ज्यादा कोलिजन हो रहा है, तो अभी रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, इसके वजह से रिलैक्सेशन टाइम जो है हमारा, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन अभी इंक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, ये सभी की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, तो रिलैक्स्ड स्टेट नहीं रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो देखिए रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैं अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ
then I am going to affect the resistivity such that the resistivity is also going to increase, resistivity भी increase होगा, ठीक है। तो ये फाइनल कंक्लूड करते हैं कि फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और मेटल्स के लिए आप देखिए जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है n है, दैट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जो पहले से मेटल्स में ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो ये फैक्टर जो n है, इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंजिंग, ओनली द चेंजिंग फैक्टर इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इसीलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि तो हमने क्वालिटेटिवली अभी एनालिसिस कर दिया कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टिविटी हो गया या फिर रेजिस्टेंस हो गया, इस सभी का फॉर्मूला क्या होगा। तो रेजिस्टिविटी का देखिए फॉर्मूला रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी होगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा जो नया रेजिस्टिविटी आएगा ये इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रो क्या है ना, न्यू रेजिस्टिविटी एट टी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस, और रो नॉट जो है ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट, और डेल्टा टी हो गया हमारा कितना टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया हुआ है, हाउ मच टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज। सपोज 20 से लेके 50 डिग्री तक इंक्रीज किए, तो डेल्टा टी हो गया यहाँ पर 30, 50 माइनस 20 करने से 30, ठीक है। तो अभी हम 0 डिग्री सेल्सियस से ये फॉर्मूला लिखे हैं, रो नॉट लिखे हैं, रो नॉट इज द रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला विथ आवर टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फा, इसका एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स है इसका एसआई यूनिट अल्फा का, ठीक है। तो इतना हो गया वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर मेटल्स के लिए हमने डिस्कस कर लिया। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। फिर अभी चलते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, अच्छे से समझिए, ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर्स देखिए क्या होता है। लेट अस कंसिडर silicon. Silicon is a semiconductor, we all know silicon, and silicon has 4 valence electrons। इस तरह सिलिकॉन का बॉन्डिंग रहता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, यू सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर लिया, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनका वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, दे विल नाउ वाइब्रेट मोर विगरसली ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ड्यू टू दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, ये बॉन्ड इसमें ब्रेक हो जाएगा, और इसमें क्या होगा कि अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स will be available, more number of free electrons will come into the lattice, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंक्रीज हो गया, ठीक है। नाउ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंक्रीज हो गया, लेकिन देखिए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, हमारा जो फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी का, रो इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, जो फॉर्मूला है, तो इसमें क्या है कि रिलैक्सेशन टाइम जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा या फिर स्लाइटली डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो अभी कोलिजन इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए पहले यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम जितना था अभी उतना ही रहेगा, या फिर स्लाइटली देयर विल बी ए डिक्रीज। तो लेट अस कंसीडर the relaxation time shows a slight decrease, but the number of electrons is going to increase in a very large amount। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी एक कंट्रोवर्सी या फिर कॉन्ट्राडिक्शन के टाइप हो गया कि यहाँ पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होगा, क्योंकि
अगर हम रिलैक्सेशन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी शुड इंक्रीज। अगर हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स की तरफ देखेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग तो रेजिस्टिविटी शुड डिक्रीज। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, लेट अस आई एम सेइंग फॉर एग्जांपल, सपोज द रिलैक्सेशन टाइम is decreasing by 2 times, then what happens is the number of electrons, number density of electrons increases by 10 times. Okay, these are not exact figures, only for an example I am saying. So now you see which is more dominating here, whether the relaxation time or number of free electrons. Yes, you decide. number of free electrons 10 times increase हो रहा है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू, इंक्रीज रेट उसका ज्यादा है एज कंपेयर टू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ओवरऑल अगर देखेंगे तो डिनोमिनेटर में हम इंक्रीज डोमिनेटिंग रहेगा, इंक्रीज होगा डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूडिंग लिख लेते हैं, टेम्परेचर सेमीकंडक्टर में इंक्रीज होने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है। ये हो गया किसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, अच्छे से समझ गए मेटल्स के लिए क्या हुआ और सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या हुआ। मेटल्स के लिए हमने देखा कि मेटल्स के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रहा है। क्यों, रीजन बताया, रिलैक्सेशन टाइम, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सभी रीजन है इसके बीच। फिर सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए ये डिक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन अच्छे से आपको समझना है, इसका रीजन एग्जाम में आ सकता है, एसेट्स एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन के टाइप एक क्वेश्चन आ सकता है या फिर एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, तो ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर 1 में। ओम्स लॉ में क्या था कि हमारा जो वोल्टेज था वो करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज इक्वल टू आई आर या फिर V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था। ठीक है, तो जो जो सब्सटेंसेस है, जो कंडक्टर्स है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, दीज आर द ओमिक कंडक्टर्स, और जो रह गए जो फॉलो नहीं करते हैं, दीज आर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। बेसिकली एट लो टेम्परेचर ओनली ओम्स लॉ इज ओबेड। ठीक है, लो टेम्परेचर में ही ओम्स लॉ ओबे होता है। बेसिकली रूम टेम्परेचर या फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वहाँ पर ही ओम्स लॉ ओबे होगा, और ज़्यादा अगर टेम्परेचर हम करते हैं then these conductors they show deviation from Ohm's law. The graph will basically a straight line, but there will be a deviation. You can see a curve in the graph. Non-ohmic substances or non-ohmic behavior will start from there. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने for those conductors which are going to follow Ohm's law, that is V is directly proportional to I, इसके ऊपर एक ग्राफ क्या हुआ है, the graph showing a straight line। ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, showing a straight line। फिर non-ohmic substances which do not obey Ohm's law। ठीक है, these are non-ohmic substances। So basically the substances at higher temperature they do not obey Ohm's law, rather than that some other substances are there like pn junction diode या फिर हो गया गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। ठीक है, तो उसका कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं यहाँ पर, और एक ग्राफ देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि नॉन ओमिक बिहेवियर शुरू हो गया यहाँ से, दिस पॉइंट is where the non-ohmic behavior starts. Initially the graph is a straight line, पहले स्ट्रेट लाइन था, फिर नॉन ओमिक बिहेवियर शुरू हो गया। और कुछ नॉन ओमिक सब्सटेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पीएन जंक्शन डायोड, इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 14 जो कि है सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए आपको एक ग्राफ सिर्फ याद रखना है, पीएन जंक्शन डायोड में इसे हम फॉरवर्ड बायसिंग ग्राफ कहते हैं और इसे हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, देयर इज नो स्ट्रेट लाइन और नो रिलेशन, नो linear relation between current and voltage।
ठीक है। और एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है गैलियम आर्सेनाइड का, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो गैलियम आर्सेनाइड का देखिए, ये जो ग्राफ है वेरी कॉम्प्लेक्स, इस तरह का कर्व टाइप का ग्राफ है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर लीनियर रीजन है, यहाँ पर लीनियर है, यहाँ पर आ गया नॉन लीनियर रीजन। ये जो रीजन आ गया इसमें यहाँ पर इसे हम नेगेटिव नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन भी कहते हैं। इसमें ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ग्राफ्स सभी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 के। ये हो गया। और एक ग्राफ है कॉपर का। कॉपर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्योंकि कॉपर एक ओमिक कंडक्टर रहेगा। कॉपर हो गया या फिर निक्रोम हो गया, ये सभी का ग्राफ भी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये जो टॉपिक्स का सभी ग्राफ्स का पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ग्राफ जनरली, ये जो अभी ग्राफ हम देख रहे हैं ये ग्राफ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही टॉपिक था आज के लेक्चर में। बेसिकली आज हमने डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया कि बेसिकली आज हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, ये फॉर्मूला डिस्कस किया, डिराइव किया और न्यूमेरिकल भी किया। करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू ई एन वी डी, ये भी फॉर्मूला डिस्कस किया गया। फिर उसके बाद आ गया हमारा वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। उसके पहले हम डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ डिस्कस किए, इसमें हमारा रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला है आर इक्वल टू एम एल बाई एन स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया एम बाई एन स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, उसके लिए टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करता है, ये सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस किया। तो अच्छे से सभी टॉपिक्स को देखिए, अच्छे से पूरे नोट्स बनाइए, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से शुरू करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। थैंक यू ऑल।